हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 7, जिसका नाम है परमवीर अब्दुल हमीद। बच्चों, आज इस लेसन में हम एक देशभक्त की कहानी पढ़ेंगे जिन्होंने देश रक्षा करते हुए अपने प्राण बलिदान कर दिए। लेट्स बिगिन द लेसन। गाजीपुर से आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क से 10-12 मील चलकर फिर आगे 2 मील भीतर जाकर एक गांव था। नाम है उसका धामपुर। इस गांव में उस्मान खान दर्जी रहता था। उसके घर में 1 जुलाई 1937 को एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक की मां का नाम बकरीदन था। उन्होंने बालक का नाम अब्दुल हमीद रखा। अब्दुल हमीद को पाकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो एक गांव था जिसका नाम था धामपुर। उस गांव में एक दर्जी रहते थे जिनका नाम उस्मान खान था। उनकी पत्नी का नाम बकरीदन था। उनके घर पर 1 जुलाई सन 1937 को एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम उन्होंने अब्दुल हमीद रखा था, और वो उस बच्चे को पाकर के बहुत खुश थे। बालक हमीद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपनी दादी से कहने लगा, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी उसे चिढ़ाकर कहती, बाप की सिलाई की मशीन चला। बालक गुस्सा करता तो दादी को कहना पड़ता, अच्छा जब बड़ा हो जाओ तो फौज में जाना। यह सुनकर बालक खुशी से खुश हो जाता। दिन बीतने लगे। वह प्राय अपने पिता से भी फौज में जाने के लिए उलझ पड़ता। ऐसा लगता था मानो उसे कपड़े सिलने के काम से चिढ़ हो। तो जब अब्दुल हमीद छोटा था तो अपनी दादी से कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, मतलब फौज में जाऊंगा। तो उसकी दादी उसको चिढ़ाया करती थी कि नहीं, बाप की तो सिलाई की दुकान है, तू भी सिलाई ही करेगा। तो वो उनसे नाराज हो जाया करता था। उसके बाद फिर दादी को कहना ही पड़ता था कि हाँ, जब बड़े हो जाना तब फौज में चले जाना। इस बात को सुन करके जो अब्दुल हमीद थे वो खुश हो जाया करते थे। ऐसे ही कभी कभी उनके अपने पिताजी से भी लड़ाई हो जाया करती थी। फौज में जाने की बात पर वो दोनों उलझ पड़ते थे। कभी कभी उस बात पर लड़ाई हो जाया करती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे उनको कपड़े सिलने का जो काम था, दर्जी का काम, उससे चिढ़ हो, उससे नफरत हो। हमीद शरीर से फुर्तीला और तेज तर्रार था। वह अपने गांव के बालकों में कबड्डी खेलने में बेजोड़ था। उसको कबड्डी खेलने का बहुत शौक था और बहुत अच्छे तरीके से कबड्डी खेला करता था। उसका पिता उस्मान अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर मुग्ध था। मतलब उसके जो पिता थे उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनका बेटा इतना फुर्तीला है, कलाबाजी करता है। हमीद ने कक्षा 4 तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जो अब्दुल हमीद थे वो केवल कक्षा 4 तक पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। वह खेल कूद कुश्ती का शौकीन था। उसका मन सिलाई में कभी ना लगा, तथापि उसने सिलाई सीखी अवश्य। अब्दुल हमीद जो थे उनका जो ध्यान था वो खेल कूद कुश्ती आदि में था। सिलाई में उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिलाई सीखी। हमीद को कबड्डी और कुश्ती बहुत प्रिय थी। कबड्डी खेलना और कुश्ती खेलना बहुत अच्छा लगता था उनको। उसके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। अक्सर वह भी अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता, दांव पेच सीखता और दंड बैठक लगाता। शाम को लाठी सीखता और रात्रि में स्वप्न देखा करता था। वह देखता था कि उसके हाथ में बंदूक है। उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। फौज से लौटने पर सारा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा है। हमीद सचमुच फौज में जाने के लिए आतुर था। जो अब्दुल हमीद था उसके जो पिता और नाना थे वो दोनों ही पहलवान थे। वो अक्सर मतलब अखाड़े में लड़ाई किया करते थे, कुश्ती किया करते थे, दंड बैठक लगाया करते थे, जिसका प्रभाव अब्दुल हमीद पर भी काफी पड़ा। वो भी शाम के समय लाठी सीखता था, लाठी चलाना सीखता था, और रात में वह सपने देखा करता था फौज में जाने के। वह सपने देखा करता था कि उसके हाथ में एक बंदूक है और उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं, उनको भगा दिया है, और सारा जो गांव है उसके फौज से लौटने पर उसका स्वागत कर रहा है।
वह वास्तव में फौज में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। तनिक और बड़ा होने पर एक दिन हमीद अपना सपना पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर सेना में भर्ती हो गया। थोड़ा बड़ा होने पर जो अब्दुल हमीद थे वो अपना सपना पूरा करने के लिए 22 दिसंबर सन 1954 को बनारस में जाकर सेना में भर्ती हो गए। परेड में प्रथम दिन ही हवलदार ने हमीद से पूछा, जवान क्या तुम्हें परेड आती है? हमीद बोले, सर नहीं। हवलदार बोला, तुम्हारे कदम ठीक क्यों पड़ते हैं? हमीद का कहना था, सर हमने बचपन में लाठी चलाना सीखा। तो जब वो सेना में भर्ती हो गए थे, वहाँ के जो अफसर थे उन्होंने पूछा, जो हवलदार थे उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आपको परेड करनी आती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परेड करनी नहीं आती है। तो फिर जब हवलदार ने उनसे पूछा कि तुम्हारे जो कदम है, मतलब आप परेड फिर कर कैसे लेते हो, कदम बिल्कुल सही बैठ जाते हैं, सही पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने बचपन में लाठी चलाना सीखा था, इसलिए हमारे कदम सही पड़ जाते हैं। अब हवलदार को भी लाठी चलाना सिखाने लगा। निशाना लगाने में हमीद को कमाल हासिल था। जो हमीद थे वो बहुत अच्छे से निशाना लगाते थे। उड़ते पक्षी को निशाना लगाकर गिरा देना उसके लिए साधारण बात थी। सभी साथी उसकी निशानी, फुर्ती और बहादुरी की प्रशंसा करते थे। उसका सरल, मिलनसार और सहयोगी स्वभाव सबका मन मोह लेता था। सौभाग्य से हमीद को अपनी वीरता प्रदर्शित करने का सुअवसर शीघ्र ही प्राप्त हुआ। तो जो हमीद थे वो बहुत अच्छे तरीके से निशानेबाजी किया करते थे और उनका जो स्वभाव था वो बहुत सरल, मिलनसार था, जिसके कारण उनके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे और इस स्वभाव के कारण ही वो सबका मन भी मोह लिया करते थे, सबके प्रिय बन गए थे। अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाने का जो अवसर था उनको वो जल्द ही मिल गया था। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय जवानों का जत्था चीनी सैनिकों के घेरे में था। उसमें हमीद भी था। उसके साथियों को क्या पता कि उनके ही जत्थे में सांवला सा फुर्तीला जवान वीर ही नहीं वरन परमवीर है। यह तो हमीद की परीक्षा में सफलता की प्रथम सीढ़ी थी। एक एक कर जत्थे के जवान कम होते गए। हमीद के शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य पर अड़िग खड़ा था। उसमें अपार साहस था। अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाने का अवसर उनको जल्द ही मिल गया था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें जो भारतीय जवान थे उनको चीनी सैनिकों ने घेर लिया था, जिनमें हमीद भी थे। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उनको पता नहीं था, जो सैनिक थे उसके साथी थे उनको ये पता नहीं था कि उसमें जो वीर है, ये सांवला सा फुर्तीला जवान वीर जो है, ये केवल वीर ही नहीं है, ये तो परम वीर है। तो वो सबको वहां से भगा देता है, एक एक करके सब वहां से भाग जाते हैं। आज उसे किसी की भी सुधि न थी, न माँ बाप की, न भाई बहन की, न बीवी और बच्चों की। मतलब आज उसको किसी की परवाह ही नहीं थी। आज वो एक देशभक्त था, कर्तव्यपरायण एक सैनिक था। उसकी मशीन गन आज आग उगल रही थी। गोले समाप्त होने को थे। उसने दूसरे क्षेत्र में जाने का निर्णय किया, पर मशीन गन का क्या करे? क्या उसे शत्रु के हाथों में जाने दे? नहीं, वह यह नहीं होने देगा। उसने मशीन गन तोड़ डाली। वह बर्फीली पहाड़ियों पर परछाई की तरह रेंग गया। अब क्या हुआ था, जैसे वो लड़ाई कर रहे थे तो जो अब्दुल हमीद थे उनके जो गोले थे वो खत्म हो गए थे। अब क्वेश्चन था कि अब क्या करे, क्या दूसरी तरफ वो चला जाए? लेकिन अगर वो दूसरी तरफ चला जाता है तो फिर उस मशीन गन का क्या करे? तो उसने क्या किया, उस मशीन गन को तोड़ दिया और फिर वो बर्फीली जो पहाड़ी होती है उन पर रेंग करके आगे चला गया। हमीद तेजपुर पहुंच गया। बस्ती में घुसते ही वह बेहोश हो गया। बाद में वह सैनिकों से जा मिला। ऐसे ही रेंगता रेंगता जो हमीद था वो एक गांव में पहुंच गया, तेजपुर गांव में पहुंच गया और वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गया था और बाद में वो अपने दोस्तों से, सैनिकों से मिल गया था। इस लड़ाई में वह लॉन्स नायक बना और आगे अपनी बहादुरी और साहस के बल पर
2-3 वर्षों में ही हमीद नायक, हवलदार और क्वार्टर मास्टर बन गया। इस लड़ाई में तो उसको लॉन्स नायक बनाया गया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत बहादुर था, साहसी था, तो कुछ ही वर्षों में जो हमीद थे वो नायक, हवलदार और क्वार्टर मास्टर भी बन गए थे। इसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो हमीद ने भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन किया। अब 1965 के आक्रमण की बात है। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसमें हमीद ने अपने भारत माता के प्रति सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया था। 17 सितंबर 1965 के दिन कसूर क्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ा था। कसूर एक क्षेत्र है, वहां पर घमासान युद्ध छिड़ा था, लड़ाई हो रही थी। पाकिस्तान पैटर्न टैंकों के बल पर भारत की सीमा में प्रवेश करने का दिवास्वप्न संजोए था। पैटर्न टैंकों के बल पर जो पाकिस्तान था वो भारत में घुसना चाहता था। उधर हमीद गर्जा, बहादुरों आगे बढ़ो। उसने देखा शत्रु सिर से पैर तक लोहे से ढका है। जब उसने उसको देखा पाकिस्तान किस तरीके से भारत में घुसना चाहता है, तो उसने अपने जो सैनिक थे उनसे कहा कि बहादुरों आगे बढ़ो। पर जैसे ही उसने देखा कि जो शत्रु के जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से लोहे से ढके हुए हैं, उसकी एंटी टैंक राइफल के ने आग उगलना शुरू कर दी। निशाना अचूक था, क्योंकि जो हमीद था उसको बहुत अच्छे तरीके से निशाना लगाना आता था। उसने उन लोह दैत्य को एक एक कर धराशायी कर दिया, सबको मार दिया। एक के बाद एक दूसरा और फिर तीसरा टैंक नष्ट हो गया। इस तरीके से उनके सारे टैंक नष्ट हो गए थे। उस क्षण हमीद को न जाने कौन सी शक्ति मिल गई थी कि उसने चिल्लाकर कहा, जवानों आगे बढ़ो। हमीद ने लगातार कई टैंकों को नष्ट कर दिया। तभी कोई चीज आकर उसके सीने से टकराई। उसके मुंह से आवाज न निकली। वह बहुत दूर देश पर बलिदान होने वाले उन अनगिनत देशभक्त सूरवीरों की टोली में जा मिला, जहां से फिर लौटना संभव नहीं था। तो क्या हुआ था, उसने बहुत सारे जो पाकिस्तान के टैंक थे उनको खत्म कर दिया था, उनका विनाश कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उनके सीने पर कुछ ऐसी चीज आकर के टकराई, पता नहीं क्या था वो, कि फिर उनकी आवाज नहीं निकली और फिर वह देश पर बलिदान हो गए। तो ये थी आज की कहानी। सच है, भारत माँ का सच्चा सपूत अपनी मातृभूमि का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। जो भारत माँ का सच्चा सपूत होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है, वो अपनी मातृभूमि का कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने हमीद को जन्म दिया। धन्य है वह गांव जहां हमीद पला बढ़ा और वीर बना। वीरों की जाति और धर्म राष्ट्र की सेवा और कर्तव्य परायणता ही है। वास्तव में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र केवल हमीद को ही नहीं मिला। इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, लेकिन ये जो चक्र था, परमवीर चक्र था, ये केवल हमीद को ही नहीं मिला, जिसने पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे ढकेलने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बल्कि इसका श्रेय हमीद के माता पिता, परिवारजन, उस गांव एवं सेना की उस इकाई को जाता है, इकाई को है जिसने देश की रक्षा, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा प्रदान की। तो बच्चों, ये था आज का लेसन। अब्दुल हमीद, परमवीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन आपसे, अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।